डेढ़ हफ्ता बाद ढाका में हर साल कई दफ़ा मेला लगता है। सरमा के इब्तिदा का मेला, कर्मा के इख्तिताम का मेला, इज़ा के दरमियान का मेला और बहारों की आमद का मेला। उन दिनों हालात बहुत ख़राब थे। जगह जगह स्टूडेंट ज़ख्मी हो रहे थे। पुलिस की जारियत बढ़ती ही जा रही थी। काम धंधे ठप पड़े थे। ढाका किसी डिस्टोपियन कहानी जैसा लगता था। जगह जगह हड़तालें और एहतजाज था। ऐसे में उसके घर से निकलना भी बहुत कम हो गया था और इस दफ़ा ढाका का मेला भी नहीं लगा था। लेकिन अमरा चोंचलों से पास नहीं आ सकते थे। आज काफ़ी दिन बाद वो घर से निकली थी। नईमा के साथ वो उस एक मेले के लिए आई थी जो कि एक छोटे से मैदान में लगा था और उस मेले को लगाने वाला उस सोसाइटी का काउंसलर था। काली सब्ज रंग की साड़ी में उसका ऊंचा सरापा मज़ीद दिलकश लग रहा था। छोटे बाल कर्ल करके खुले छोड़े हुए थे और नाक की लौंग थमक रही थी। गैस के जाने के बाद आज बहुत दिनों बाद वो इस तरह तैयार हुई थी, ऐसे जैसे सारी कुल्फत धुल गई हो, बेड़ियां खुल गई हों। इधर आओ, तुम्हें ये खिलाती हूँ। नहीं, वो उसका हाथ पकड़े एक स्टॉल पे ले गई जहाँ बिरयानी थी। बंगाली बिरयानी ज़रा मुख्तलिफ होती है। ये कौम बीफ को ज़्यादा अहमियत देती है और उनके मसाले भारत और पाकिस्तान जैसे बेइंतहा तेज ना सही, लेकिन हद दर्जा हल्के भी नहीं होते। बिरयानी की छोटी सी प्लेट हाथ में लिए उससे चम्मच मुंह में रखा। जायका हलकता सरायत करियो। गो कि वो जायका आज भी उसे महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आदत हो गई थी। चावलों में हल्का सा कच्चापन है, जरा पानी का छिड़काव करके दम लगा ले। उससे ठेले वाले को बंगाली में हिदायत दी। वो शुक्रिया कह गया। नईमा के साथ आगे बढ़ते हुए उसकी आंखों में चमक थी। आसपास लोग ही लोग थे। बच्चे कॉटन कैंडी हाथों में लिए हंस से खिलखिलाते नजर आ रहे थे। अब वो एक और स्टॉल के करीब खड़ी पेठा खा रही थी। पेठा एक मिठाई होती है और उसका जायका बेहतरीन होता है। कुछ वक्त वो वहीं रही, घूमती और लोग उससे मिलती, उनकी तस्वीर उतारती रही। फिर जब उस मेले ने उसका दम घोंटना शुरू किया तो वो नईमा को बताकर बाहर निकल आई। एहतजाजी रैली जिसमें कसीर तादाद में लोग थे। सड़क किनारे खड़े वो होकर वो उन्हें देखे गई। कंधे पे कैमरा लटक रहा था। उसे उन तलबा पे तरस आया जो धूप गर्मी बर्दाश्त करते एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे और बदले में उन्हें दुनिया की नज़र से छुपाया जा रहा था। शहर का नुकसान हुआ था, जानी भी और माली भी, लेकिन जोश और हौसला ठंडा नहीं हुआ था। तारीख गवाह है, जिन कौमों ने अपने कदम मजबूत किए, कोई उनके कदम उखाड़ नहीं सका। बांग्लादेश भी शायद नई तारीख लिखने वाला था। वो कुछ देर बाद जरा फांसी पर आकर खड़ी हो गई। मुसीबतों के दौर में आज ढाका खुश था। रंग बिरंगे लिबास पहने लोग झंडे उठाए नारे लगाते यहाँ से वहां घूम रहे थे। यहाँ खड़े खड़े देखने से क्या हो जाएगा? कोई उसके बराबर आकर खड़ा हुआ। सीनियर ने मुड़कर उसे नहीं देखा। वो बस लोगों को देखती रही जो महज इस बात पे खुश थे कि हुकूमत ने उनकी बात पे गौर करने का सोचा था। मैं क्या कर सकती हूँ? हजार लोग तो पहले ही मौजूद हैं। तुम ये कर सकती हो। उसके साथ खड़े बंगाली मर्द ने उससे कंधे से लटकते कैमरे पे उंगलियां बजाई। इसे इस्तेमाल में लाओ। फायदा? सीनियर अब भी नहीं पलटी। न इंटरनेट है, न बाहर की दुनिया तक कोई रसाई। कैमरे की नज़र मंजर महफूज कर लेती है। कभी ना कभी इंटरनेट तो आ ही जाएगा। रिकॉर्ड रहना चाहिए। वो कहकर नारे लगाते हुए आगे बढ़ गया। सीनियर ने गहरी सांस ली। नाइंसाफी किसी भी कौम के साथ हो होती नाइंसाफी ही है। उससे कैमरा कंधे से उतारा, उससे ऑन किया, फिल्टर सेट किए और फिर कैमरा आंख से लगाया। वो कैमरा आंख से लगाए मुख्तलिफ मना से कैद कर रही थी। कम अज कम वो उनके लिए इतना तो कर ही सकती थी। कोई 17 साल स्टूडेंट था जिसका गर्मी से बुरा हाल था और चेहरे पे पानी डाल रहा था। क्लिक। 3 से 4 लड़कियां एक साथ खड़ी किसी लड़की की गर्दन पे लगे जख्म को देख रही थीं। क्लिक। कोई उधेड़ उम्र मर्द था जो अपने मासूर बेटे को साथ लिए झंडा उठाए उसके हक के नारे भी लगा रहा था और अगले ही लम्हे उसके कैमरे की आंख ने एक मंजर देखा। वो मंजर जिसे वो ख्वाब में कई बार देख चुकी थी। कोई था जो रश के दरमियान रास्ते बनाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। हवाएं साकिन हो गई। नहरें चुप, खामोश, वबाएं जैसे अपने देश पलट गई। रंग, सारी दुनिया, सारे ढाके ने अपना रंग बदल लिया। सारे का सारा ढाका सब्ज हो गया, काई जैसा सब्ज। वो शख्स उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। सीनिया हाकिम सांस नहीं ले सकी। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर एक लम्हे के लिए जादुई तश्तरी बन गए। गोलियों की आवाज़ से मुदर गीत में तब्दील हुई। आसमान से शुआएं निकलना बंद हो गई।
या शायद सीनिया हाकिम को ऐसा लगा था वो वाकई जंगों के दौर में अमन की तरह जिंदगी में आया था। कितने लोग थे, सब धुंधला हो गया। कुछ नजर आया तो वो सीनिया अपनी जगह मुंजमद थी। वो उसके सामने उसके करीब आकर रुका। सीनिया ने चेहरे से कैमरा हटाया और बेख्तियार उसके हाथ से छूटकर जमीन पे आ गिरा। उससे एक कदम पीछे लिया, बेयकीनी से, ताज्जुब से। वो उसे देखते हुए नफी में सर हिलाने लगा। मेरी सर्वर गंभीर अब झुककर उसके पैरों के करीब गिरा हुआ कैमरा उठा रहा था। एक एक पुर्जा जोड़कर वो सीधा हुआ। उसकी आंखों में कई सदियों की थकान थी। जीनिया को अगले कई पल देखते रहने के बाद वो बेहद मलाइमत से, आसुर्दी से, मोहब्बत और कल्ब से बोला, मैंने आपको मिस किया सरकार। दरगाहों में मानी गई दुआएं पूरी हो गई। तहज्जुद के मौत से नजर के सामने थे। वो मुलाकात जिसे ख्वाबों में देखा गया था वो हो गई। रूबरू दो लोग थे जिन्हें बख्त ने मिलाया था। वो शश्चर से उसे देखती रही। सामने खड़ा शख्स सफ़ेद लिबास से मलबूस था। बाल सलीके से जमे थे। पतीली में हमेशा की तरह महंगी घड़ी थी। लेकिन वो बस उन आंखों को देख रही थी। कितने बरस, कितने लम्हे, कितनी सदियां, कितने ज़माने। वो इन आँखों को देखे बगैर कितने ज़माने गुज़ार आई थी। दरमियान में क्या-क्या नहीं आया था। क्या वो आँखें आज भी उस पे वैसा असर रखती थीं? आस-पास लोगों का शोर था, जंग बरपा थी और सीनिया हाकिम उसे तकते हुए आगे आई, ऐन उसके सामने। मेरी बगैर पलके झपके उसे तक रहा था। और फिर सब साड़ी वाली लड़की ने कपकपाता हाथ उसके चेहरे पे रखा। वो उसे छू सकती थी। ओ खुदाया, ओ खुदाया, वो वाकई वही था। मेरी गंभीर ख्याल से सैराब शराब से हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। वो आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो आवाज़ अपने कानों में सुन सकती थी। अल्लाह सुनता था, उससे हर दुआ सुन ली थी। मैंने आप उससे कुछ कहने की कोशिश की, लफ्ज़ टूट गए। हलक में आंसुओं का एक गोला अटका। मंजर धुंधला पड़ गया और उसने हिचकी ली। मेरी चंद लम्हे चुपचाप उसे देखता रहा और बोलने की तको करती वो अल्फाज भूल जाती। उसे छूकर महसूस करती तो बेयकीन हो जाती। उससे अपनी बीवी की मुश्किल दूर करने का सोचा, फिर आगे बढ़ा। एक कदम, दो कदम, फिर उसके बेहद करीब ठहरकर झुककर उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया। तहफ़्फ़ुज़, भरोसा, मान, क्या नहीं था वहाँ। और फिर अगले ही लम्हे उससे सीने का हाथ अपने लबों से लगाया। अब वो दोनों बाजू उससे गिर फैलाए उसका सर अपने सीने से लगा रहा था। वो नरमी, वो बाजुओं की सख्ती, वो तहफ़्फ़ुज़, वो जंग के दरमियान का अमन, वो शोर के दरमियान सुनाई देती उसकी धड़कन। उसके बालों को बहुत मोहब्बत से धीरे से अपने लबों से छूते मेरी गंभीर ने सरशार इससे एक सरगोशी की। यू आर माई होम। आंखें बंद किए वो चंद लम्हे यूं ही खड़ी रही, साकित, बेसांस। फिर जैसे उसे होश आया था वो उसके हजार से अलग हुई। उसकी नजरें एकदम तब्दील हो गई थी। वो मेरी को अलग नजरों से देख रही थी। फिर उससे अपना हाथ छुड़ाया, सर को नफी में हिलाया और अगले ही लम्हे वो तेज तेज कदम लेती वहां से जा रही थी। उसके चेहरे पे शौकी तासुरात भी थे। उसका सारा बदन पसीने में डूबा था और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन 2.5 साल बाद वापस आने वाले इस आदमी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकती थी। उसे मालूम था। क्यों? ये नहीं मालूम था। मेरी गंभीर कैमरा हाथ में लिए उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी खुशबू उसके जाने के बाद भी हों को मुअत्तर किए हुए थी। उसका लम्स अब भी उसके सीने पे कहीं मौजूद था, कभी ना मिटने के लिए। वो लड़की सुकून बनकर रगों में सरायत कर गई थी। यकीनन फ्लैट के अंदर दाखिल होने तक उसकी आंखें लबालब पानी से भर चुकी थीं। उससे बैग फर्श पे फेंका, सैंडल वहीं कहीं उतार दिए और दोनों पैर ऊपर करके सोफे पे बैठ गई। यादों का एक रेला था जो बह आया था और वो बेआवाज़ रोई गई। तुम मेरी दुआओं का हिस्सा हो। कोई मुझसे पूछेगा कि खूबसूरती किसको कहते हैं तो मैं कहूँगा, जीनिया हाकिम की आंखें। तुमसे फ्लर्ट नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा। तुम आइंदा किसी मर्द से मिलते वक्त सुर्ख पहनकर मत जाना। सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी। उसका लम्स, उसकी बातें, वो उसे अपने बेहद करीब सुनाई और दिखाई दिया। आंसू भल भल बहने लगे। 2.5 साल तो बीच में कभी आए ही नहीं थे। वो तो आज भी उसे मस्मराइज कर रहा था।
जीनिया बेआवाज़ रोती चली गई। दुरुस्त शख्स गलत समय पे वापस आ गया था। उससे खौफ भी आ रहा था और तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा था। वो रो रही थी, मगर वो चीख-चीख कर, हँस-हँस कर उसकी आमद का ऐलान भी करना चाहती थी। गैर महफूज ढाका उसके आते ही सारे का सारा तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो गया। दफातन दरवाज़ा खुला और हाथ में खाने पीने की चीज़ों के पार्सल लिए नईमा राशिदी अंदर दाखिल हुई। वो कुछ कह रही थी, मगर अगले ही लम्हे उसका दिल धक से रह गया। सोफे पे बैठी वो लड़की हिचकियाँ लेकर रो रही थी। खाली फ्लैट में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। नईमा तेजी से उससे आई, क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? जीनिया जवाब दिए बगैर मज़ीद बुलंद आवाज़ से रोती गई और रोती ही गई। दिल में क्या एहसास था उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या हो गया है? कुछ बताओ भी, तुम मुझे परेशान कर रही हो। वो उठी और पानी का ग्लास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे जीनिया ने पीने से इनकार कर दिया। पानी तो पियो, गहरी सांस लो, हम एक बात कर रहे हैं ना। उसने ग्लास अब जीनिया के लबों से लगाया। उससे खामोशी पानी पिया, आंखें रगड़कर साफ की। नईमा उसके सामने ही बैठी रही। अब बताओ क्या हुआ है? मेहदी, मैंने आज उन्हें देखा, वो वापस आ गए हैं। वो कहकर फिर से रोने लगी। नईमा के तासुआत आमे आना रहे। उससे आना ही था। तुम्हें खुश होना चाहिए, शोहर के जाने भी रोने वाली बीवियां देखी हैं, तुम आने भी रो रही हो। वो रोना भूल कर उससे देखे गई। शौक, खुशी, अफसरदगी कोई तासुर नहीं था। यानी वो वाकिफ थी। वो 2 दिन से यही है, हालात खराब थे, इससे वो यहाँ नहीं आ सका। आज मैंने उससे बताया था तुम कहाँ हो। मैं खुश हूँ वो आ गया। जीनिया सख्त बेयकीनी से उसे देख रही थी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी जिंदगी है, ये आप इसमें दखल अंदाजी कैसे कर सकती हैं? नईमा ने ठंडी ठान नजरों से उसे देखा। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में पहले ही बहुत हद तक दखल अंदाज हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि इसके यहाँ आने के बाद भी मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रह सकती हूँ? तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि मैंने वहीद भाई से तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी और जिम्मेदारियां निभाना आता है मुझे। तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा कि अपने मामलात उसके साथ दुरुस्त कर लो और अपने मुल्क वापस जाओ। आप इस बात का फैसला नहीं कर सकती मुझे कहाँ और किसके साथ जा रहना है। वो बुलंद आवाज से सोफे पे हाथ मारते हुए गुर्राई। मैं उसके साथ वापस जाऊंगी तो क्या सब ठीक हो जाएगा? मेरा खानदान ना अपनी जिल्लत भूला है और ना भूलेगा। वो मुझे या मेदी को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। और गैस, क्या वो चुपचाप बैठा जाएगा? ये तिकोन सिर्फ हम तीनों में से किसी एक की मौत की सूरत उड़ेगा। आप चाहती हैं वो आदमी मर जाए जिससे मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत की है? उसका तनफ्फुस बिगड़ रहा था, चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, आंखें बार बार भर रही थीं। उसका आना अच्छा और ऑकवर्ड क्यों लगा था? मैं ये सब नहीं जानती। नहीं, मैं अपनी जगह से उठते हुए बोली, मुझे अगर कुछ पता है तो ये कि वो आदमी तुम्हारे लिए बेहतरीन है। अगर तुम किसी इंसान के मरने से डर रही हो तो याद रखो, ढाका हो या इस्लामाबाद, तुम किसी की मौत टालने पे कादिर नहीं हो। मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। उससे कमरे में जाते देख सीने फनकारी, गुस्से से, बेबसी से। जो तुम चाहो। कंधे उचकाती वो अंदर चली गई। टीवी लाउंज में अब वो अकेली रह गई। सोफे के हत्थे पे सर रखते हुए इससे बाजू से आंखें ढांप ली। हर शय नए सिरे से याद आने लगी और आज पहली बार वो उसे याद किए गई। कई घंटे रोते रहने और उसे याद करते रहने के बाद उससे नींद आ गई थी और वो वहीं सोफे पे सो गई। उसकी आंख सुबह 7 बजे के करीब घर की बेल बजने पे खुली। कई लम्हे वो हालिया सहने के आलम में लेटी रही, फिर कनपटी को उंगलियों से मसलते हुए उठ बैठी। घंटी इस दौरान तवातर से बजती रही। जीनी ने साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया, किचन में जाकर चेहरे पे पानी की छींटे मारे, दुखती आंखों को मसला और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो एक लम्हे के लिए वो थम गई, मगर वापस बंद नहीं किया। बस ठहर कर उससे देखे गई। सुरमई बैगी शर्ट के साथ हमरंग ट्राउजर पहने, वो हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में हाँ के लिफाफा और एक केक का डब्बा लिए उसके सामने खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर उसे तासु हुआ, अच्छा भी लगा। वो रोते हुए खूबसूरत जो लगती थी। गुड मॉर्निंग बेगम। मेरी गंभीर मुस्कुराया, सीनिया मुस्कुरा भी नहीं सकी। अंदर आने को नहीं कहोगी? कोई काम है? अगर नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको अंदर बुला सकती हूँ। दरवाजे का पट्टा में सख्ती से कहा, दिल को सख्ती से झपटा। मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, इसके लिए भी कोई इजाज़तनामा दरकार है। वो उसके सर मेरी की वजह नहीं जान सका। मैं कल ही आना चाहता था, लेकिन मुझे लगा तुम्हें वक्त चाहिए होगा। तुम अब भी वक्त ले सकती हो। मुझे वक्त नहीं, इलायदगी चाहिए। वो जिस तेजी से बोली उसी तेजी से मेरी का चेहरा सुर्ख हो, हाथ की मुट्ठी भींच गई।
अब बिलाखिर आप यहाँ आ गए हैं तो ये काम करके जाइएगा। कुछ दिन लगेंगे, मैं आपसे दोबारा राब्ता इसी सिलसिले में करूँगी। अब आप जा सकते हैं। वो उसी तरह दरवाजे पे जमी खड़ी रही। यूँ नहीं था कि वो उसके साथ सख्त रवैया रखना चाहती थी या फिर नाशुक्री होना चाहती थी। सारी ज़िंदगी में अगर कोई एक मुखलिस ताल्लुक उससे मिला था तो मेरी सरवर था, जो गैर मशरूत मोहब्बत देता था। लेकिन कुछ वाक़यात और हालात हमारा दिमाग और माहौल तय करता है। बहन भाई और दोस्तों में भी लड़ाई हो जाए और कई साल का फासला आ जाए तो चीज़ें चुटकी बजाते ही दुरुस्त नहीं हो जाती। कुछ वक्त ऑकवर्ड रहता है और इस वक्त उन दोनों के दरमियान भी यही लम्हा था। मेरी चंद पल संजीदगी से उसे देखता रहा, फिर नरमी से बोला, मुझे बात करनी है। हम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम गुस्से में होगी और हर्ट भी, लेकिन इस तरह मुझे दूर करके क्या हासिल होगा? वो उसी नरमी और तहम्मुल से बोला। उसके थोड़ी देर कब्ल वाले मुतालबे को बड़ी मुश्किल से सहन से रफा किया। 28 साल में पहली बार आपको याद आ गया कि हमें बात भी करनी है और मैं आपकी बीवी भी हूँ। ओह! ज़ाहिर है, मसरूफ़ियात ही इतनी होती हैं आपकी, कभी किसी अदाकारा के साथ और कभी किसी के साथ। वो नहीं जानती थी क्यों, मगर उससे गुस्सा आ रहा था, बेबसी महसूस हो रही थी, जलन हो रही थी। मेरी अव्वल तो उसकी बात का मतलब नहीं समझा और जब समझा तो मुस्कुराहट दबाई। तुम तुम जल रही हो। सीने पे मानो खड़ूँ पानी पड़ गया। सुबह-सुबह मेरा दिमाग मत खराब करें, आपने कैमरा देना था ना? उससे मेरी के हाथ से कैमरा लिया। अब जाएँ, कल मैं आपसे मिलूँगी, कागज़ात बनवा लें, हम अलग हो रहे हैं। वो 28 साल बाद मिल रहे थे और लम्हों के अंदर-अंदर हालात बदल रहे थे। इलेहदगी, रकाबत, शर्मिंदगी, इंसान भी बाद में, वो मियाँ-बीवी पहले थे। इतनी दूर कैमरा देने नहीं, बीवी लेने आया हूँ। खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मेरी ज़रा-सा आगे आया, सीढ़ियाँ पीछे हुई, वो मज़ीद आगे आया और वो पीछे होते हुए फ्लैट के अंदर आ गई। अब वो उसके सामने खड़ा था, फिर उससे हाथ बढ़ाकर उसके गर्दन में लटकते हंस के पेंडेंट को दोनों हाथों की उंगलियों के दरमियान थामा। सीढ़ियाँ जहाँ की तहाँ रह गई। वो आंखों में अजीब सी चमक लिए उस पेंडेंट को देख रहा था। कई साल पहले मिस्र के बाजार में उससे ये खरीदा था। उसे लगा ये लॉकेट खो गया है, लेकिन वो तो अपनी असल जगह पे था। जैसे यकीन न कर पाया हो, चंद पल के लिए वो कुछ बोल नहीं सका। मुझे लगा था इन 2.5 सालों में सिर्फ मेदी मूव ऑन नहीं कर सका। पेंडेंट से निगाहें हटाकर सीने को फखर से ढका। मुझसे मूव ऑन ना करने के लिए शुक्रिया, मिसेस गंभीर। आप यहाँ से जाएं। वो उससे दूर हटते संभल कर बोली, इन जज्बाती बातों का वक्त गुजर गया है। आपकी और मेरे लिए यही बेहतर है कि हम अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। चेहरे पे हाथ फेर कर खुद को नॉर्मल साइड करना चाहूँ। तुम बढ़ सकती हो तो बढ़ जाओ, मैं जहाँ हूँ वहीं रहना चाहता हूँ। आप खुद भी जज्बाती हो रहे हैं और मुझे भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, इतने साल बाद वापस आकर अगर आप एक हैप्पी एंडिंग की तवक्का रखते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। मेहदी ने कंधे ढीले छोड़ दिए। उसकी सुरमतवारा आंखें देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। चाहे 2.5 साल गुजर जाएं या फिर 2.5 सदियां, अगर तुम्हें लगता है इससे लड़ झगड़ कर तुम मुझे वापस भेज सकती, तो तुम्हारी भूल है, क्योंकि तुम्हारे ये ड्रामे मेरे लिए नए नहीं है। अपना वक्त लो, आराम से बैठकर सोचो। हम कल मिलेंगे। अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, वरना मैं आकर करूँगा, ओके? मेरा जवाब तब भी यही होगा। और मैं तुम्हारा हर जवाब कबूल कर लूँगा, ठीक? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे किसी बच्चे को पुचकार रहा हो। जीनिया बगैर जवाब दिए अंदर बढ़ गई। वो खाली लाउंज में चंद मिनट खड़ा रहा, फिर अध खुले दरवाजे को देखा। गहरी सांस भरता वो बाहर जा रहा था। जिस सुकून की तलाश में वो यहाँ आया था वो नहीं मिल सका, लेकिन वापसी तो अब इतनी जल्दी नहीं होने वाली थी। वो हर शय के लिए तैयार था। 2 दिन बाद, अगले 2 दिन उसकी तरफ से कोई पेशरफ नहीं हुई। मेरी की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आया और ना ही वो खुद उससे मिलने आया। नईमा ने भी उसके मुतालिक कोई बात नहीं कही। वो उन 2 दिनों में कोई काम ठीक से नहीं कर सकी। उठते बैठते एडिटिंग करते हुए वो हर वक्त याद आ रहा था। उससे वापस आकर सीनियर की आदतें तो मुलाकातों के अंदर अंदर ख़राब कर दी थी। सोने पे सुहागा, उससे एक मर्तबा भी उससे कॉल या मैसेज नहीं किया। क्या वो अब इतना मसरूफ़ हो गया था? वो बालकनी में जाकर ठहर जाती कि उसके आने की खबर हो सके। मोबाइल फ़ोन अब हम्मा वक्त हाथों में रहने लगा था। दरवाजे पे निगाह रहने लगी। लाशौरी तौर पे कहीं आना जाना बंद कर दिया कि कहीं ये ना हो वो आए और उसे दरवाज़ा बंद मिले। मगर वो बेमुरवत इंसान आना भूल गया था। क्या बना रही हो? उसे जारियत से आटा गूंदते देख नईमा ने सवाल किया।
वो अस्पताल जाने के लिए तैयार लगती थी। मेहदी की कॉल आई थी। मैंने आज उसे रात के खाने के लिए बुलवाया है। कुछ अच्छा बना लेना। जीनिया के सर पे लगी तलवों पे पूछी वो तैश से आगे आई। मैं किसी की मुलाजमा नहीं, सिर्फ 2 लोगों के हिसाब से ही खाना बनाऊंगी। अगर आपको और उन साहब को दावतों के शौक चढ़ रहे हैं तो जाएं किसी रेस्टोरेंट। 2 दिन बाद अगर कॉल भी की थी तो नईमा को शायद गलत सुना था कि पाकिस्तानी मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ तो तुम अपने शोर को काट खाने के लिए तैयार हो। वो जुर्शी लेकर रह गई। कौन सा शोहर जिससे आने की बात मुझसे मिलने में 2 दिन लगा दिए, लेकिन आपसे कॉल से बात करता रहा और अब पूरे 2 दिन से एक शहर में होते हुए उससे मेरा ख्याल तक नहीं आया। एक मैसेज नहीं कर सका। वो जान छुड़वाने आया था, मुझे सब पता है। उसका गला भारी हो रहा था। अदम तवज्जो का एहसास बढ़ता जा रहा था। ये क्यों हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे बस मेरी गंभीर अपनी आंखों के आगे चाहिए था। वो 2 मुलाकातों के अंदर क्या पढ़कर फूंक गया था, क्यों मसम्मत नहीं कर पा रही थी। आज रात डिनर पे सारी शिकवे शिकायत दूर कर लेना, अभी बहुत वक्त है। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाऊंगी। वो हाथ धोने सिंक की तरफ आई। तो तुमसे किससे कहा है ज्यादा लोगों का खाना बनाओ। उससे आंखें घुमाई। उसी लम्हे दरवाजे पे बेल बजी। किचन में खड़ी लड़की के दिल की रफ्तार बढ़ गई। बेख्तियार अपनी हालत का ख्याल आया। नईमा ने दरवाज़ा खोला और उससे अंदर ले आई। जीनिया ने आंखें बंद करके उसकी खुशबू को महसूस किया। वो हंसकर मध्यम लहजे में नईमा से कुछ कह रहा था। जीनिया के दिल को जैसे राहत महसूस हुई। वो क्यों उसे इस तरह बेबस कर रहा था। उसकी आंखें नम हुई। जज्बात, उस आदमी की मौजूदगी, उसके अंदाज, जीने के जज्बात वापस से आए थे। वो कितनी ही देर सिंक का नलका खोले वहीं खड़ी रही, यहाँ तक कि मेरी कम्बीर ने साथ लाया केक, आके लिफाफा और फूल मेज पे रखे। फिर किचन काउंटर के साथ लगकर खड़ा हुआ। सरकार, इन मैले बर्तनों से ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ। मुझे एक नज़र ही देख लें। जीने ने गहरी सांस लेते हुए नल को बंद किया। हाथ उछिए कमर पे बंधा दुपट्टा खोलकर सर पे लिया, मगर उसे देखा नहीं। पुराने वक्तों में बीवियाँ जब शोहर को देखती थीं तो फ़ौरन खिदमत में लग जाती थीं। फ्रिज से टेक लगाए सीनियर गिल में इजाफा किया। ओह, यानी ताल्लुकात सिर्फ मौजूदा दौर की औरतों तक महदूद नहीं रहे। उससे खूंटे में अटका सब्जियों का थैला निकाला। मेरी जोर से हंस पड़ा था। उसी पल नईमा दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती दिखाई दी। क्या बना रही हैं? 2 लोगों का खाना। ये कौन सी डिश है? पहले कभी नाम नहीं सुना। ये कोई डिश नहीं, अलविदाई इशारा है, समझदार को समझ आता है। और मैं ठहरा, मैट्रिक में 1 दफ़ा और एंट्री टेस्ट में 3 दफ़ा फेल शुदा। सही लाते कमाल ताबेदारी से कहा। सीने सुलग कर रह गई। कोई मदद करूं? कुकिंग स्किल्स मशहूर है मेरे। उनके लिए संभाल कर रखे जिनके साथ इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करते हैं। लाशौरी तौर पे एक बीवी शोहर की मौत सर चाहती थी। कोई शोहर को ये बताए, कोई बीवी को भी समझाए। शोहर टेलीपैथी नहीं जानता। तुम मेरा अकाउंट स्टॉक करती हो। मेरे नंबर के साथ अपने नाम का पासवर्ड लगाओ और एक ही दफ़ा मेरी डीएम्स चेक कर लो ताकि यकीन आ जाए। अमी तो मार। मैं तुम्हारा हूँ, बंगाली में कहा। वो बगैर जवाब दिए कमरे की तरफ बढ़ गई, साथ बड़बड़ाती रही जैसे कि चैट स्लीट नहीं होती। अंदर आकर उससे बैग उठाया और बाहर आई तो मेहदी अब भी वहीं खड़ा था। मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ। ये इशारा था कि अब वो जाए या फिर साथ आए। समझदार शौहर इशारा समझ गया था। ओह, मेरा सब्जियों से कोई शरी पर्दा नहीं है। मैं भी साथ चल सकता हूँ। मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए सब्जी लाऊंगी। अच्छी बात है। मेरा वैसे भी चिकन खाने का मूड हो रहा है। आपने शायद सुना नहीं है, मैं 2 लोगों के लिए डिनर बनाऊंगी। मेरी आगे आया, बाजू बांध कर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। मैं जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि आज नईमा की नाइट ड्यूटी है, इसलिए दूसरा आदमी मैं हूँ। मेरे लिए फ्राइड चिकन प्लीज़। जीनिया सुलगती नजरों से उसे दिखती रही। नईमा भी अलग तब चढ़ी, जो उसे बताए बगैर चली गई थी। हालांकि सुबह से वो खुद ही इतनी गायब दिमाग थी कि नईमा के शाम के वक्त जाने को भी नोट नहीं कर सकी। ये आदमी उसकी आवाज़ सल्ब कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों सड़क के किनारे चल रहे थे। हर तरफ बर्बादी के आसार नजर आ रहे थे। कहीं टायर्स जले हुए थे, कहीं रेडियां उल्टाई गई थीं, कहीं कूड़ा पड़ा था और कहीं भागने के दौरान किसी के गिरे हुए जूते। उसी पल वहां से पुलिस की कई गाड़ियों का गुजर हुआ। वो तादाद में इतनी ज्यादा थी कि सड़क किनारे चलती हुई सीनियां ठहर गई। दूसरी तरफ लोग थे जो बुलंद आवाज में नारे लगा रहे थे और वो साकित खड़ी थी। इतने ही लोग उससे तब देखे थे जब उसे बताया गया मेहदी मर चुका है। फार्म हाउस से उसे गिरफ्तार करके ले जाते हुए भी इतने ही लोग थे। इसी तरह की गाड़ियों और शोर था।
उसे सड़क पार करनी थी, वो नहीं कर सकी। ट्रॉमा बड़ी गंदी शय होता है, इंसान के अंदर मस्कन बना ले तो जल्द जान नहीं छोड़ता हूँ। जीनिया चलें। वो उससे करीब खड़ा कह रहा था। जीनिया ने चेहरे पे आया पसीना साफ किया और एक कदम आगे लिया। मेरी ने गौर किया, ये वो जीनिया नहीं थी जिससे वो इस्लामाबाद में मिला था। अब वो भी पहले जैसा कहाँ रहा था। वो पूरे 3 सालों में भी ढाका की रश याद ही नहीं हो सकी थी। आज भी बाहर निकलते हुए लोगों के दरमियान रास्ता बनाते हुए सदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था। मगर आज मेहदी ने उसके बाजू से अपना बाजू गुजार कर उससे कपकपाते हाथ पे गिरफ्त जमा ली। वो तहफ़्फ़ुज़ लम्समान ढाका यकदम सारी का सारा महफूज हो गया। वो बगैर चिताए बगैर कुछ कहे अब उसके साथ आगे बढ़ रहा था। कुछ लोग जिंदगी सहल कर देते हैं, वो भी उन्हीं में से था। वो दोनों शायद गलत दिन ग्रॉसरी करने निकल आए थे क्योंकि हर दुकान पर शटर चढ़े थे। शहर धुआं धुआं हो रहा था। एहतजाज रिकॉर्ड करवाते नौजवानों के नारे उनके कानों में पड़ रहे थे। मेरी ने यूं जाहिर किया जैसे कुछ देखा ही ना हो। सीनियर को अलबत्ता बेख्तियार शर्मिंदगी होने लगी थी। काश काश कोई एक ही खुली दुकान मिल जाए। सड़क के किनारे चलते हुए आसपास से हाथ उड़ाते बिलाकर मेहदी बोल पड़ा। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में सब्जी मिलेगी। आपको नहीं आना था तो ना आते। इस तरह बोलकर आप क्या चाहते हैं, मुझे सब्जी ना मिले? वो खिफ़्फ़त छुपाने को चढ़ दौड़ी। हाँ, वो बिला तामुल बोला। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रिज में गोश्त तो रखा हुआ है और मुझे वही खाना है। यानी आपको सिर्फ अपनी परवाह है? मेरे ने गर्दन फेर कर उससे देखा। खुद से ज़्यादा तुम्हारी परवाह है, इसीलिए मुल्क छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। वो आम से अंदाज से बोला, फिर कहकर सामने देखने लगा। वो गहरी सांस भर कर रह गई। वो ढाका की सड़कों पे उसके बाजू में बाजू डाले चलता हुआ उसे अपनी वक़्त बतलाता हुआ मामूल से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उससे बांग्लादेश के मुतालिक कुछ न कुछ बताता रहता। मौसम अब आलूद था, ठंडी ठंडी हवा भी थी। एन मुमकिन था थोड़ी देर में बारिश होने लगे। आपने आते ही कहा था कि आज कुछ नहीं मिलेगा, इससे देखिए हमें एक भी दुकान नहीं मिली। इससे पहले कि बात उस पे आती उसे सारा मलबा मेहंदी पे डाल दिया। बिल्कुल, मैं तो कोई बंगाली जादूगर हूँ या मैंने इसमें आज़म पढ़ रखा है। जो कहूँगा वो हो जाएगा। फिर भी आपको ऐसी बात मुंह से निकालने की जरूरत क्या थी? अगली बार मुँह घर पे छोड़कर आऊँगा। वाइज डिसीजन, जीने तायद की। आसमान पे एकदम बिजली चमकी और उसी चमक के साथ उन्हें सब्जी की एक दुकान नजर आई जिसके शटर अध खुले थे। मौका की नीमत जानकर वो दोनों तेजी से अंदर आए, मगर जिस तेजी से वो दोनों अंदर आए थे उसी तेजी से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। दुकान में सिर्फ टींडे, खीरे और टमाटर थे। उन दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर टींडों को, फिर एक दूसरे को, फिर टींडों को। शुक्र है, मैंने पहले ही फ्राइड चिकन की फरमाइश की थी। वो जान उल्लास से कर गया मगर वो भूल गया था बीवियों के पास शोर को जिच करने के कितने तरीके होते हैं। मेरे घर पे हफ्ते की रात सिर्फ सब्जी बनती है और अगर आपने मेरे घर पे खाना खाना है तो सब्जी खानी होगी। उसके सर पे बम फोड़ती हुआ आगे आई। मेरी ने उसे यूं देखा जैसे कह रहा हो ओवर माई डेड बॉडी। जीनिया अब कुछ टींडे उठाकर तराजू में रख रही थी जब दुकानदार ने उसे टोका। चुन चुन कर सब्जी देने वाला टाइम नहीं है बीबी। जो दे रहा हूँ ले लो वरना जाओ। उसके लहजे में बेसारी और तनाफर था। मेरी आंखें छोटी की उससे देखे क्यों। वो पीछे हट गई, उससे अपना हाथ दूसरे हाथ में ले लिया था, ऐसे जैसे डरी हो। वो उसके हक में खड़ा मर्द चल रही हो। सीनियर हाकिम के सोशल स्किल्स इस पूरी तरह मुतासिर हो चुके थे और मेहदी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं थी जिससे घुमाने पे सब दुरुस्त हो जाता। वो अगले कई लम्हे उसे देखता रहा। कितने हुए? सब्जी का थैला पकड़ते हुए उससे पूछा। 200 टका। लेकिन किलो तो 80 टका है। वो बंगाली में बात कर रही थी। मेरी जुबान नहीं समझता था लेकिन वो तासुरात और अंदाज समझ रहा था। जहाँ से 80 का मिल रहा है वहीं से जाकर ले लो। वो एक बार फिर हद पार करियो। सीनियर लब खींचते हुए उससे पैसे थमाए। मेरी सारा वक्त चुप रहा। सबसे लेकर वो बाहर निकले तो मेरी गैर मामूली हद तक संजीदा था। थोड़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। सड़क पे जरा आगे जाकर वो ठहरी क्यों। सीनियर ने मुड़कर उसे देखा। तुमने वहां उससे कुछ कहा क्यों नहीं? जो सब्जी तुमने ली है उसमें आधी खराब है और तुमने पैसे भी ज्यादा दिए हैं। सीनियर को लगा उससे गौर नहीं किया मगर उससे किया था। वो फीकी पड़ती रंगत के साथ उसे देखती रही। वो कम से कम अपने साथ का ये हिस्सा फिलहाल नहीं खोलना चाहती थी। मैं क्या कहती, क्या कहना था मुझे? हल्की आवाज से बोली। तुम कहाँ कहाँ और किस किस जगह ये रवैया बर्दाश्त करती हो और क्यों करती हो? कोई और भी तुमसे इस तरह बात करता है क्या? जीने की रंगत सुर्ख पड़ी और उंगलियां मरोड़ने लगी थी।
तुम्हारे सोशल स्किल्स बुरी तरह तबाह हुए हैं और तुमने होने दिए। लोग और रश से डर रही हो तुम, बात करते हुए हकलाती हो, अपने हकूक पे समझौता कर रही हो। ये क्या कर लिया है तुमने? बारिश एकदम इतनी तेज हुई जैसे आसमान का सीना चीर कर पानी के कतरे आजाद हुए हों। वो चार में खड़े भीगते हुए उन दोनों के पास लातादार सवाल और जवाब थे। ये मेरा मुल्क नहीं है, मुझे यहाँ। उसके हलक में अल्फाज अटक गए। ये सब रदी है, तुम मेरे साथ आओ। उसने करीब आकर सीने का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चलने लगा। बारिश में भीगती हुई उसके सहारे चलती गई। उसे दुकान के बाहर रुक कर आधे शटर और पूरा खोला और इससे पहले दुकानदार नागवारी से कुछ कहता। मेरी एक ही जिस्म में उस सकाया और उससे गर्दन से पकड़कर उसे दीवार से लगाया। एक हाथ में सीनिया का हाथ था जिस पे गिरफ्त हल्की थी और दूसरा हाथ किसी की गर्दन पे था जिससे बला की सख्ती थी। वो लम्हे के अंदर इंसान से हैवान बना था। ये सारी सब्जियां वापस रखो और जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। दराज से अपनी इजाफी रकम भी उठाओ। उससे चबा चबा कर कहा। सख्त नसें उस दोनों मर्द पे जमी थी जिसकी गर्दन पे वो गिरफ्त जमाए हुए था। इसे छोड़े मेहदी, क्या कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेहदी ने उसकी गर्दन छोड़ी और उससे हाथ से एक मुक्का बनाकर उसके जबड़े पर दे मारा। फिर तेजी से उसी गर्दन को दोबारा अपनी गिरफ्त में लिया। सीनिया सहम गई थी। तुम्हें जो कहा है वो ले लो। वो सख्त दो टोक अंदाज में कह रहा था। सीनिया बेबसी से उसे देखती आगे बढ़ी, सारी सब्जी वापस रखी। उसके हाथ कपकपा रहे थे। अगर उससे दूसरी कलाई मेहदी के हाथ में न होती तो अब तक यकीनन जमीन बोझ हो जाती। इसके पैसे हराम के थे, या तुम्हें समझ नहीं आ रही थी इसकी बात? लड़की समझकर हरासा करोगे, कमजोर समझोगे। वो उसी गर्दन पे दबाव बढ़ाता जा रहा था। मेहदी प्लीज इसे छोड़ें। उसकी आवाज सूंधी हुई थी। इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता सरकार, वरना ये हर मेहदी कम्बीर को कैद करेंगे और हर जीनिया हाकिम के किरदार पे बात करेंगे। उसका लहजा, लम्स, आंखें, वो ट्रोमा से ट्रिगर हुआ इंसान लग रहा था। तुम्हें जो कहा है वो करो। वो तेजी से दूसरी सब्जी थैले में भरती चली गई। उसकी आंखें पूरी तरह बह रही थीं। लरज से हाथों से थैला भरकर उससे करीब आए। प्लीज बस कर दे। वो उसके बाजू पे अपना हाथ रख के मिन्नत कर रही थी। उसके लम्स पे मुड़ा, वो रो रही थी। उसके हाथों में लर्जिश थी। मेहंदी पे जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया था। उसकी गर्दन पे गिरफ्त छोड़ चुका था। सीने के हाथ को मजबूती से थामे वो बाहर निकल आया। बूंदाबांदी अब मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई थी। वो दोनों लम्हों के अंदर भीग कर रह गए। बाहर आते ही जैसे तिलिस्म टूटा। उसे अंदाजा हुआ वो क्या कर चुका है। उसे सीनिया के हाथ पे गिरफ्त बढ़ाई। जिसे सीनिया उससे हाथ छुड़वाए तेज तेज कदम लेती उससे आगे जा रही थी। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। गलियां बेहद सुनसान थी। कोई इक्का दुक्का इंसान तक वहां नहीं था। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। जीनिया मेरी बात सुनो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसकी आवाज़ साली गली में गूंज कर वापस आ गई। मगर उसकी आवाज़ उस गली की वाहिद आवाज़ नहीं थी। ये के बाद दिख कई पुलिस वाले उनके सामने आकर खड़े हो गए। इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाते पुलिस उनकी तरफ बंदूकें सीधी कर चुकी थी। जीनी अपनी जगह जम गई। सही ने लम्हों के अंदर मासी का सफ़र किया और अब वो वहीं थी, कैद, कफ सदा। शहर में कर्फ्यू लगा है, तुम लोग रात को रोमियो जूलियट बने घूम रहे हो। एक अफसर ने मेहदी को गिरबान से पकड़ा। उनकी जुबान नहीं समझ सकता था। सीनियर शल थी। पुलिस उसका पहला खौफ थी। किधर जा रहे हो थे? पता नहीं है, शूट को ऑर्डर दिया है सरकार ने। जान प्यारी नहीं है, घरों में चैन नहीं आता तुम्हें। हम टूरिस्ट हैं, लखनऊ से आए हैं। वो अंग्रेजी में बोला। यहाँ करीब हमारी दोस्त का घर है, बस वहीं जा रहे थे। प्लीज जाने दीजिए, हमें कर्फ्यू के बारे में नहीं पता था। उससे अंदाजा था कि अगर वो उसको पाकिस्तानी बताएगा तो मसला बन सकता है। बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत ने आवाम के दिल में पाकिस्तान के खिलाफ जहर ही भरा था, जिसकी वजह से सर्विसेज से मौजूद बंगाली पाकिस्तान के मुतल्लिक मुस्बित नहीं सोचते थे। हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें कर्फ्यू का भी नहीं पता था। प्लीज हमें जाने दें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वो सीने की वजह से मामला रफा दफा कर रहा था। अफसर ने उसका किरबान छोड़ दिया और बंगाली में ही उसे जाने को कहा। मेरी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और तेजी से कदम कदम लेता वहां से निकलता चला गया। हालात वाकई कुशीदा हो चुके थे। पुलिस की जारियत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि गलियों में किसी को देखते तो गोली मार देते। ढाका का ये हाल इन दिनों रिहायशी नहीं देख पा रहे थे। घर जाते हुए उन्हें अंदाजा हो चुका था कि गलियां सुनसान क्यों होने लगी थीं। वो दोनों जब घर के अंदर दाखिल हुए तो सीनिया का चेहरा खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ रहा था। उससे अपने हाथ पे अब भी मेहंदी का लम्स महसूस हो रहा था।
ये वो आदमी नहीं था जिससे उससे मोहब्बत की थी। नीम अंधेरे टीवी लाउंज में खड़े उससे सब्ज़ी का थैला नीचे रखा, अपना हाथ छुड़वाया, मेरी लब काटते हुए उससे करीब खड़ा हुआ। गर्दन शर्मसारी से झुकी थी, दोनों मुकम्मल भीगे हुए थे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस तुम्हें इस तरह नहीं देख सका। आई एम सॉरी। मुझे गुस्सा आ गया था। सीने ने कांटदार निगाहें उठाकर उसे देखा। और मेरे गुस्से का क्या? मेरी गुस्से की परवाह नहीं है आपको? वो यकदम हलक के बल घुराई। किससे कहा आपसे 3 साल बाद वापस आने के लिए? किससे दिया आपको हक? क्यों आए हैं आप? मेरी जिंदगी में पहले कम मुश्किलात थी जिन्हें बढ़ाने आ गए आप। उसकी आंखें पल पल बहने लगी, आवाज बुलंद रही। मेरी दुख से उसे देखता रहा, दुख गहरा हो रहा था। 3 साल बाद आकर आपको क्या लगता है आप हक जताएंगे और मैं खुशी खुशी आपके साथ चल पड़ूंगी? आई एम सॉरी। आई लव यू। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सीनिया पे कोई असर नहीं हुआ। आपकी इसी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। करियर, घर, इज्जत सब खो दिया मैंने। अब क्या है जो तुम मुझसे लेने आए हो? क्या बचा है मेरे पास? आई लव यू। शिकस्ता इतराफ। आप और आपकी मोहब्बत तब कहाँ थी जब मैं जेल में थी, जब लोग मुझ पे बातें कर रहे थे, जब मेरे खानदान वाले मुझे आवारा और बदचलन कह रहे थे, तब कहाँ थे आप? आई लव यू। अदम तवज्जी का गुफारा। आपकी मोहब्बत कर्ज है मेरे लिए। जहन्नुम बन गई है मेरी जिंदगी। जो चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला, और जो मिला वो मुझसे छिन गया। आपके खानदान की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपके खानदान की वजह से। नफरत हो रही है मुझे खुद से, इस जिंदगी से। आप क्यों वापस आ गए? क्यों मेरे मसले बढ़ा दिए? क्यों? 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 वो अपने हवासों में नहीं लगती थी। मेरी फटे हुए दिल से उसे देख रहा था और बस सुरा रहा था। आई लव यू। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं चाहकर भी नहीं रह सकती, और आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आई लव यू। मजबूरी, मासूरी, बेबसी। खुदा की कसम मैं थक गई हूँ। मैं बस थक गई हूँ। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं ही क्यों? आई लव यू। साथ खड़े रहने जैसा इकरार। काश हम कभी ना मिले होते। काश मुझे कभी भी आपसे मोहब्बत ना होती। काश कोई अब्दुल्ला समान ना होता। आई लव यू। रूंधी आवाज से गीला इजहार। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, चले जाए यहाँ से। मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना, कोई ताल्लुक नहीं रखना। मुझे नहीं रहना। आई एम सॉरी। आई लव यू। उसके अल्फाज बेरब्त हो गए, हिचकियाँ सारे फ्लैट में गूंजने लगी। काश मैंने आपसे कभी मोहब्बत ही ना की होती। अब के मेरी ने बगैर कुछ कहे कदम उसकी तरफ बढ़ाए। 2 कदम का वो फासला, 2 सदियों का फासला लगा। उसे देखते, उसे सुनते, नम गर्भ सदा आंखों से। कई सालों से थके हिजों के मारे ने सर उसके कंधे पे रख दिया। ये शिकस्त का ऐलान था, ये माजरत थी, ये पेशेमानी भी थी, और ये थकान भी थी। तुम मेरा सुकून हो, मुझे बेसुकून मत करो। बस एक सतर थी, एक एतराफ़ ही था। क्यों दिल साकिन हो गया था? क्यों धड़कनें थम गई थीं? क्यों वो बाजू पहलू से नहीं उठा सकी? उससे कंधे पे माथा टिकाए रो रहा था। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबाया था। क्या ये वही मेहदी गंभीर था? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। जो हुआ सब मेरी गलती थी। आई एम सॉरी, लेकिन ये मत कहो कि हमारा मिलना गलत था। ये मत कहो कि हमारी मोहब्बत गलत थी। मुझे बेसुकून मत करो। तुमसे मुलाकात मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। ये मत कहो कि वो 30 साला मर्द उससे कंधे से माथा टिकाए बच्चों की तरह रो रहा था। उसके चौड़े मजबूत शाने इस वक्त कमजोर थे। उसके बाल सीनिया की थोड़ी को छू रहे थे। वो चंद लम्हे साकिन खड़ी रही, फिर सीनिया ने पहलू में गिरे हाथ उठाने की कोशिश की। ये काम मुश्किल था, बहुत मुश्किल। वो तकलीफ में होते हुए किसी को दिलासा देना मुश्किल था। मुझे 3 गोलियां लगी थी, सीने में, पेट पे। मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। मुझे सफ़ेद कमरे में बंद कर दिया था। मैं वहाँ तुम्हें बहुत याद करता था। मैंने वो बोलते बोलते रुक गया, बोल नहीं सका। तकलीफ जो 2.5 साल से दिल में पंचे गाड़े बैठी थी, वो उसे कह ही ना सका। बस रोता रहा। मैं वहाँ बहुत तकलीफ़ में था। मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी, अपनी फ़िक्र थी। मुझे लगता था मैं मर जाऊँगा। मैं मर जाना चाहता था, लेकिन मैंने वहाँ भी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैंने कभी ख़्याल में भी तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम कैसे कह सकती हो हमारा मिलना गलत था?
तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जीनिया ने धीरे से अपने दोनों हाथ उसके कंधों पे रखे, ऐसे जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की हो, मगर वो बहुत बुरी तरह टूट कर बिखरा था। सीने के कंधे से सर हटाते वो चेहरा हाथों में छुपाए गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गया, और अब वो उसी तरह चेहरा हाथों में छुपाए रो रहा था। मेरी गंभीर कभी किसी को अपनी तकलीफ बताते हुए इस तरह नहीं रोया था। वो उसे देख रही थी। उसकी तकलीफ तो कभी किसी को नजर नहीं आई थी। वो तो हमेशा सब छुपा लेता था, इसीलिए किसी को कभी पता ही नहीं चला कि सरवर गंभीर के बेटे के पास सिल भी है और वो दुखता भी है। जब मैं वहां से निकला तो मैं नींद पागल हो गया था। दौरे पड़ते थे, रातों को नींद नहीं आती थी, गिल्ट होता था। हाँ, मुझे गिल्ट था कि मैं तुम्हें नहीं बचा सका। तुम मेरी बीवी थी और मैं तुम्हारी हिफाजत ही नहीं कर सका। ये गिल्ट हर तकलीफ से बड़ा था। मैंने तुम्हें कहा था जब तुम अकेली होगी तब मैं तुम्हारे साथ हूंगा। मैं नहीं रहा। तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा है। सीनियर सोफे के करीब आगे को होकर उसके सामने खड़ी हुई, दोनों हाथ उसके कंधे पे रखे, ऐसे जैसे तलाफी की हो। उसके हाथ चेहरे से हटाए और उसे अपने करीब किया, फिर उसे खुद से लगाया। बिखरे हुओं को समेट लिया गया। वो अब किसी सहमे बच्चे की तरह दोनों बाजू उसकी कमर के गिर लपेटे उसके सीने पे सर रख के रो रहा था। अब वो कुछ बता नहीं रहा था। उससे बताना आधे में छोड़ दिया था। बस कोई तकलीफ थी जिसने उसे जकड़ लिया था, और कोई राहत थी जो सड़की के पास से, क्योंकि वो मेरी गंभीर की बीवी थी। वो जो उससे मुकम्मल करती थी, वो जो उसका सुकून और मोहब्बत थी, जिसके लिए उससे आधी दुनिया उलट पुलट कर रखती थी, वो उसके हज़ार में पुरसुकून था। आई एम सॉरी। आपका कोई कसूर नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी। उसके सर के बालों या हाथ फेरती, उसका कंधा थपकती वो उसे तसल्ली दे रही थी। उस आदमी को जिसकी तकलीफ से उससे भी तकलीफ होती थी, जिसका ट्रॉमा उतना ही बड़ा था जितना इस लड़की का। हम दोनों के साथ गलत हुआ। आपका कोई कसूर नहीं। आई एम सॉरी। मुझे कोई हक नहीं कि मैं आपको हर्ट करूं। आई एम सॉरी। मैं हमारे दरमियान किसी मुलाकात पे नहीं पछताई। मैं बस गुस्से में थी। सबको मेरा कसूर नजर आता है। हर कोई मुझे सुनाकर आगे बढ़ जाता है। मेरी बात किसी ने आज तक नहीं सुनी। क्यों? मैं किसी को कभी नजर नहीं आया। मेरे माँ बाप होते तो मैं कभी इतना अकेला नहीं होता। जीनिया को लगा था उसका दिल फट जाएगा। वो जो सुन नहीं पा रही थी, ये आदमी सहकर कमाल कर गया था। वो इतना अरसा ये सब दिल में लिए घूमता रहा था। मुझे तुम मिली, तुमने मुझे समझा, हील किया, और मुझसे फिर तुम भी दूर हो गई। मैं नॉर्मल नहीं रहा यार। उससे चेहरा निकाल कर सीनिया को देखा। वो उससे ही देख रही थी। दोनों की आंखें भीगी हुई थी। दोनों अजियत के मुख्तलिफ दोरायों पे थे, लेकिन साथ थे। अंधेरे लाउंज में वो एक दूसरे की रोशनी थे। मैंने हमेशा तुम्हें मिस किया, तुम्हें ढूंढा। ये मत कहो कि वो कह नहीं सका, कहा ही नहीं क्यों। मैंने इतना अरसा सब दिल में रखा था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने एक बार फिर सर उसके सीने पे रखा, बाजू से गेट बांध ली। यहाँ सुकून था। मैं सुन रही हूँ, मुझे बताएं। मैं हमेशा सुनूंगी। उसके बाल दुरुस्त करते हुए, उसकी आंखें अपने हाथों से साफ करते हुए तसल्ली दे रही थी। मेरी सब्र गंभीर उससे करीब होकर अगले कई मिनट कई लम्हे बस बोलता ही रहा था। हर तकलीफ, हर गम, हर शय उससे आज सामने मिल चुका था। रात गहरी होकर शहर भी उतर आई थी। आसमान पे सितारों का जाल था। हर तरफ हो का आलम था। सारा ढाका शहर खामोश था। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर से गड़गड़ वक्फे वक्फे से सुनाई दे रही थी। जाम नेटवर्क्स 10 मिनट के लिए खोले गए थे, और अब सीनियर उसी का फायदा उठाते नई माँ से बात कर रही थी। ये कर्फ्यू तो काफी दिन रहेगा। आप इतने दिन घर नहीं आएंगी। वो सख्त परेशान थी। घर की बत्तियां अब रोशन थी। कर्फ्यू कॉल आ गई थी और भाईजान का घर नजदीक था। मैं फौरन यहीं आ गई। सुबह मुझे दोबारा अस्पताल जाना है। तुम चीजें मैनेज कर लोगी ना? हाँ, मैनेज करूंगी। मैं अकेली किस्सा संभालूंगी। यहाँ 5 मिनट बाद पुलिस कोई ना कोई जाहिरियत दिखा रही है। अगर वो लोग घर पे आ गए तो मैं तो अब तक ठीक से बंगाली भी नहीं बोल पाती। अव्वल तो तुम अकेली नहीं हो, शोहर वही है तुम्हारा, और दोहें पुलिस घर पे छापे नहीं मार रही। चुपचाप घर पे बैठो और पैनिक करना बंद करो। वो कुछ गुरगने के अंदाज से बोली। जीनिया के हवास मुअत्तल हुए। क्या मतलब है? ये अपने होटल नहीं जाएंगे? मेरी ने पलट कर उसे देखा। ये क्या होता है मेरी? सरताज सर के साई नहीं बोल सकती। आप इनसे कहें ये अपने होटल जाएं।
तुम्हें बेवा होने का ज्यादा शौक चढ़ा है तो बाहर जाकर शहीदों में नाम लिखवा आता हूँ। रोई रोई आंखों से तुनक कर कहता वो अजूबा लगा। सीनिया को हंसना और रोना बायाक वक्त आया। आप यहाँ कैसे रह सकते हैं? वो फोन पटक कर रुस सकाई। अब आप अच्छे लगेंगे यहाँ रहते हुए। शरई, कानूनी, समाजी, सियासी, अदबी हर लिहाज से बहुत बेहतरीन लगूंगा। कुछ रह गया है तो बताओ। सीने पे बांसुं बांध कर तफसील से उसे दिखाऊं। इखलाकी लिहाज से बिल्कुल नहीं लगेंगे। वो मैं यहाँ रहकर सीख लूंगा। माशाल्लाह, तुम में कूट कूट कर जो भरा है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी ये जरूरत कहाँ सरकार, मैं तो पैदाइशी जनमरीद हूँ। शट अप। आई लव यू टू। वो जिस बर्जिस्तगी से बोला, सीनिया सुर्ख पड़ी। फिर पैर पटकते किचन की तरफ बढ़ गई। इस आदमी से बहस करना साया था। रोते हुए कितना मासूम लग रहा था। और अब अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहा? मैं माशाल्लाह लग रहा हूँ? चुप कर जाए आप, वरना इन्नल्लाह पढ़ने की नौबत ले आऊंगी। किचन में खड़े छुरी उठाते हुए वो सुलग कर बोली। क्यों भरी जवानी में मेरे नाम का रोग लेना चाहती हो? वो टॉवल से चेहरा खुश्क करते हुए मुस्कुराया। सीनिया मुड़ी और बेबसी से उसे देखा। क्यों ये आदमी ऐसी बातें करता था कि उसकी जुबान तालू से चिपक जाए? क्यों था ये ऐसा? मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, आप चुप कर जाए। तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था तुम मेरी हर बात सुनोगी। यहाँ आओ, मैं तुम्हें मजीद बातें सुनाना चाहता हूँ और एक बार फिर तुमसे इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। वो सोफे की जानिब इशारा कर रहा था। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत हो गया। सीनी ने सर नफी में हिलाया और किचन से निकलकर बाहर आए। सब्जी के थैले अब भी वहीं पड़े थे। कोई और सब्जी नहीं तो अब टिंडू से ही गुजारा करना था। इस घर में अव्वल तो आप रहेंगे नहीं। जैसे ही पुलिस हटेगी आप यहाँ से जाते हुए नजर आने चाहिए। और अगर रहना है तो जो मैं चाहूंगी आप वो करेंगे। मेरी तौलिया सोफे पे फेंकते हुए हंस पड़ा। साथ दोनों बाजू फैलाकर वहीं बैठ गया। अभी तक तो जैसे मेरी बहुत चल रही है, जैसे तुम तो ताबेदार बीवी की तरह मेरा हर हुक्म बजा लाती हो। सब्जी के थैले उठाए सीने ने ठहर कर बेहद गौर से उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट गाई हुई। सोफे पे पहले बाजू छोड़कर गोद में रखे और देसी माँ के राजा बेटा की तरह शरीफ बन गया। सीनिया ने घुट वाली नजर उस पर डाली और आगे बढ़ गई। सब्जी के थैले अंदर स्लैब पे रखे गाये बगाए वो एक नजर उस पर भी डाल देती थी। वो 30 साला मर्द कम बच्चा ज़्यादा था जो टिककर एक जगह नहीं बैठ सकता था। कभी उसे कुशन के पैटर्न चेक करने होते थे, कभी वो टीवी रिमोट का सुर्ख बटन दबाकर तस्दीक करता कि केबल नहीं आ रही। कभी अपने पैर मेज़ पर रखता हूँ और कभी रग को पैरों से खराब करता हूँ। गीला तौलिया उठाकर कभी यहाँ फेंकता और कभी वहाँ। मेज़ पे रखे एक दो डेकोरेशन पीसेस की जगह वह 1000 मरतबा बदल चुका था और परफेक्शनिस्ट औरत की बस हो गई थी। इधर अंदर आए और सब्जी काट कर दें। हुक्म सादिर करते उसकी निगाह केक के डब्बे और उसके साथ पड़े हुए खाकी रंग के लिफाफे में पड़ी। वो आते हुए ये सब लाया था। लेकिन मुझे तो सब्जी काटनी नहीं आती। अच्छा, यानी ये आपके जिस्म में चलने काम करने वाली चीज, ये कैंची जैसी जुबान है। उससे लिफाफा उठाकर उसके अंदर झांका और साकित रह गई। इसी कैंची जैसी जुबान से आज तुम्हें बचा कर लाया हूँ। शुक्रिया कहते वक्त तो तुम्हारी जुबान टूटती है ना। मुझे नहीं, आपने खुद को बचाया था। बिल्कुल, तुम यानी मैं। वो अब भी लिफाफे के अंदर से झांकते भुट्टे देख रही थी जो अब ठंडे हो चुके थे। यकदम यादों का एक रेला सा बह आया और उसका सारा वजूद भीग कर रह गया। अब वो दूध से डब्बे को खोलकर केक देख रही थी और अब की उसे हंसी आई थी। केक पे बड़े बड़े लफ्जों में HBD सरकार सस्पेंड लिखा था। वो कभी मेरी को देखती, कभी केक को, और फिर हंसने लग जाती। मेथी ने गर्दन फेर कर उसे देखा। वो रोशनी में खड़ी हंस रही थी और वो नीम अंधेरे लाउंज में बैठा गर्दन तिरछी किए उसे हंसते हुए देख रहा था। कितने अरसे बाद। आह, राहत। हंस क्यों रही हो? आपने आपने केक पे ये क्यों लिखवाया है? वो हद से बामुश्किल बोल पाई। तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा, इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है? जीने ने नफी में सा हिलाते हुए केक उठाकर फ्रिज में रखा। आगे लिफाफा स्लैब पे रखा और अब वो फ्रिज से चिकन निकाल रही थी। पहले तो वो उसे टींडे ही खिलाती, लेकिन अब लाट साहब की सालगिरह थी तो थोड़ा प्रोटोकॉल बनता था। बेचारा इतनी दूर से आया था। शुक्र है घर में गोश्त मौजूद था, वरना किस कमबख्त ने अपने सालगिरह पे टेंडे खाने थे, वो भी बिछड़ी हुई बीवी के हाथों। जीनिया ने कुछ सख्त सुस्त कहने को लफा किए मगर उसी पल खुले दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। वो कोई औरत थी। लौंज पे बैठे मेथी ने लैंप जलाकर उससे पहले ही अपनी मौजूदगी दिखाई। वो औरत अव्वल तो हैरान हुई, फिर ओपन किचन की तरफ आई। मशकूक नजरों से सीनिया को देखा।
ये कौन है? सरगोशी के अंदाज से पूछा। सीनिया ने एक नज़र उसे देखा, फिर औरत की तरफ देखा। मेरे शौहर हैं, बताया था ना, बाहर होते हैं। औरत की भुन में सुकड़ी। कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। औरत आगे को हुई, सीने के कान के बिल्कुल करीब। इसको अकेले मत जाने देना, आजकल जमाने का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा आदमी है तो काबू करके रखो। वो कह सीनिया से रही थी, निगाहें उस पे जमी थी जो कुशन पे उंगलियों से पैटर्न बना रहा था। गर्दन झुका रखी थी, मासूम आदमी। ये काबू में है, फिक्र न करे, कहीं नहीं जाते। वो बेफिक्री से मुस्कुरा कर बोली। मेहदी भी मुस्कुराया, शायद वो समझ गया था। आपका कैसे आना हो? लो, मैं तो ये भूल ही गई। उन्होंने निगाहें मेरी से हटाकर सीनिया पे मबसूल की। मैं ये कहने आई थी कि आसिम शोरूम गया था और वहीं कर्फ्यू कॉल आ गई। घर नहीं आ सका, अपनी चच्ची के घर चला गया है। और अब मेरी बहू के लिए यखनी बनानी थी, चिकन खत्म हो गई है। तुम्हारे पास जरा मौजूद है तो दे दो। जीनिया ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर मेहदी को, जिससे कान चिकन लफ्ज से खड़े हुए थे, और फिर उस फ्रीज हुए गोश्त को। उससे लोगों की मदद, हमदर्दी सब सीख ली थी, लेकिन मैं इनके लिए फ्राइड चिकन बनाने लगी थी। मेरी गंभीर की फरमाइश रद्द करना उससे नहीं आया था। मेरी बहू की कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरी अपनी जगह से उठकर आया। सीनिया के हाथ मजबूती से उस फ्रीज हुए मीट पैकेट पे जमे देख उसका दिल किया हंस पड़े। बेख्तियार उस पे प्यार आया। स्टैंड से एक प्लेट उतार कर उसे सीनिया से पैकेट लिया और प्लेट में रखकर हाथों उनके हवाले किया। जान चली जाए, बाप दादा की सिखाई रवायात ना जाए। एंजॉय करें और दादी बनने पे मुबारक। बंगाली में कहा। और ऐसा हिलाते खुश खुश चली गई तो सीनिया हफ्की से उसे देखा। क्या जरूरत थी खातिम ताई बनने की? तुम क्या बन रही हो? हमारे यहाँ किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, भूल गई हो? वो संजीदगी से कहता हुए आगे आया और थैले से तीनटे निकालने लगा। सीनिया हनूस हफा नजर आ रही थी। मैं फ्राइड चिकन बना दी थी। मैं टींडे चिकन समझ कर खा लूंगा। वो मोहब्बत से बोला। सीनिया पतीली से सब्जी काटने लगी, उसे सख्त बुरा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी टेंडे काट रहा था और वो हंडियाँ चढ़ाए जा खड़ी थी। वो हफा हफा से कुछ कह रही थी और बदले में कुछ मजीद तपा देने वाला कहता अपनी मौत से खेल रहा था। वो बाहर जंग छिड़ी थी और उसी जंग के दरमियान मोहब्बत पुरअमन थी। रात के 2 बजे का वक्त था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। लौंज की बत्तियां जल रही थीं। छोटी मेज पे केक रखा था। सीनी और मेरी घुटनों के बल बैठे थे। मोमबत्ती के शोले टिमटिमा रहे थे। मेक अ विश, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। मेरी ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जेर लब कुछ बड़बड़ाया और आंखें खोल दी। क्या मांगा? जीनी ने इश्तियाक से पूछा। यही कि अगली बार मुझे मेरी सालगिरह पे टींडे मत खाने देना। वो मुस्कुराते हुए बात बदल गया। सीनिया ने भी ज़्यादा नहीं पूछा, उससे केक काटा, कुछ हिस्सा सीनिया को खिलाया, फिर थोड़ा खुद खाया। वो दोनों अब पिछली बात का जिक्र नहीं कर रहे थे। गैर महसूस अंदाज से वो दोनों एक होल में सिमट कर रह गए थे। मैं खाना खाकर होटल के लिए निकल जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेज से केक और बाकी का सामान उठाते हुए कहा। सीनिया जवाबन चुप रही। रोकना चाहती थी लेकिन अब बनता नहीं था। थोड़ी देर बाद उससे किचन की छोटी सी मेज पर खाना रख दिया था। मेहदी बर्तन लगा रहा था और सीनिया फ्रिज से पानी निकाल रही थी। यकदम वो फ्लैट घर बन गया था जहाँ वो सारी दुनिया में सुकून ढूंढा करता था। इस छोटी सी जगह में उसे वही सुकून बेतहाशा मिल रहा था। वो बड़े बड़े स्वीट्स में रहने का आदी था और अब एक कमरे के फ्लैट में बगैर एसी के बेहद खुश था, क्योंकि उसका दिल खुश था। वो जो मकान को घर बनाने के चक्रों में लगी थी, उसके आते ही ये कंक्रीट और बजरी का टेला घर बन गया था। कल अगर कहीं से रास्ते खुल गए तो मैं चिकन ले आऊंगी। मेहमान की फरमाइश पूरी करनी चाहिए, ये भी तो रिवायत है। वो कुर्सी खींच कर बैठी। मेहदी अब उसके सामने बैठ रहा था। तुम अगर शोहर की फरमाइश समझ कर पूरा करने का सोची तो बंदे का दिल खुश हो जाता। मेहमान तो मैं कई हसीनाओं का बन सकता हूँ। उससे पहले सीने की प्लेट में सालन डाला, फिर अपनी प्लेट में। आपसे एक बात कहूँ? मेरी ने उसकी प्लेट में रोटी रखते हुए उससे देखा। ऐसे जैसे इजाजत दी हूँ, आप दूसरी शादी कर लें। मैं एक वक्त पे दो दो बीवियां नहीं रखना चाहता। उससे सीने के गिलास से पानी डाला और अपना खाना शुरू किया। ज्यादा रद्द अमल न दिया, बीवी को बढ़ने वाले दौरों से वो वाकिफ था। एक वक्त पे 2 बीवियां रखने को कह कौन रहा है? आपने एक ही बीवी रखनी है, वही जो वहां इस्लामाबाद में आपके साथ होगी। आप एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, यकीन करें। मेरे साथ रहकर आप कभी खुश नहीं रह सकते। ओ अच्छा। उसके ब्रुश सताइशी अंदाज से उठे। लेकिन मैं यहाँ बगैर इंटरनेट के
बगैर आसाइशात के तुम्हारे साथ टिंडे खाते हुए भी खुश हूँ, और मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी रह सकता हूँ। तुम अपनी बात करो, मोहब्बत करती हो मुझसे? वो बड़ी रुग्बत से नवाले ले रहा था। निगाहें सीनिया पे जमी थी। मोहब्बत से क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर प्रैक्टिकल होकर सोचें, तो मुझे बताएँ, हम वापस जाकर कैसे रहेंगे? मैं उस शहर में उन लोगों का सामना कैसे करूँगी, जिनके सामने मुझ पे कातला का लेबल लगा है? शहर बदल देंगे? मेरा ख़ानदान मुझे कभी भी आपके साथ सुकून से रहने नहीं देगा और आपके पीछे पड़े रहेंगे वो, और किसी न किसी तरह आपको नुकसान पहुँचाएँगे। मेरी मौत अगर तुम्हारे खानदान के हाथों लिखी है, तो उसे मैं नहीं टाल सकता। मेरे साथी क्लास फेलोज़ वो सब आगे बढ़ चुके हैं, मैं पीछे रह गई हूँ। अगर वो सब मुझे दोबारा मिले तो मैं उनको कैसे फ़ेस करूँगी? तुम दोबारा स्टार्ट करना। इन 2.5 सालों को अपना गैप ईयर समझो। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? अब की वो ज़रा बुलंद आवाज़ से बोली। तुम्हारी बात देखी है, जिसका न कोई सर है न पैर। बैठे बैठे तुम्हें फजूल मशवरे सूझ रहे हैं। लोग, खानदान, मुआशरा सब नजर आ रहा है। मैं जो भूंक रहा हूँ वो नहीं सुनाई दे रहा। उसका लहजा सख्त था। तुम अपनी वजह से मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो बोलो, मैं तुम्हें दोबारा अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर तुमने दुनिया की वजह से मुझे छोड़ना है तो भूल जाओ कि मेरी तुम्हारी कोई बात मानता भी था। उससे दो टोक बात की थी, सीनिया ने खाने से हाथ खींच लिया। टींडे उसे वैसे ही पसंद नहीं थे और अब सारा इल्ज़ाम मेरे पे आना था। वो जितना नरम सही था तो शोर, अब ज़रा सी डांट पे मुंह फुलाने वाली थी। मैं यहाँ सेटल्ड हूँ। बहुत देर बाद उससे एक और असर पेश किया। ओ वाकई, ये जो तुम्हारा करोड़ों रुपए का घर है और बाहर तुम्हारी एसयूवी खड़ी है, इन दोनों को इस्लामाबाद ले चले? उससे खाना खाना छोड़ दिया और अब बर्तन समेटने लगा। वो टींडे खा सकता था, लेकिन अगर उसकी बीवी टींडे जैसा मुंह बनाकर बैठेगी तो मुआसरत। वो उठकर कमरे में चली आई और कमरे से बालकनी। मेहदी उसके पीछे नहीं गया। वो किचन में आया, फ्रिज से दूध निकाला और चाय बनाने के लिए सॉसपैन निकाला। वो अलग तरह की चाय पीता था, जिसके लिए पहले पानी नहीं उबलता था। वो दूध में चीनी पत्ती डालने के बाद 2 घूंट जितना पानी डालता और उसे कई मिनट उबालता रहता। उसके बाद जो माँ तैयार होता था, वो चाय नहीं शाकाहार होता था। ओवन में भुट्टे गर्म करके उनके ऊपर नींबू का रस छिड़क कर 15-20 मिनट बाद वो 2 मग एक प्लेट ट्रे में रखे हुए आता दिखाई दिया। सीनिया टांगे समेटे हुए बैठी थी। बालकनी से बाहर सड़क पे पुलिस नजर आ रही थी। मेरे अंदर कमरे तक गया और बालकनी की बत्तियां बुझाकर वापस आया। अब वहाँ अंधेरा था। पुलिस की निगाह अब इस तरफ नहीं पड़ने वाली थी। उसके सामने बैठे हुए वो अब मकई के दाने प्लेट में छील रहा था। काहे बकाहे सीनिया को भी देख लेता हूँ। आपने एक ऐसी कैद देखी जिसमें आपको कोई नहीं देख सकता था? वो उसके मुतहरिक हाथों पे निगाहें जमाए हुए बोल रही थी। मेरी कैद बराना थी। वहां मुझे सब देख सकते थे। मेरी कैद बीच चौराहा थी, जहां हर कोई मुझ पे उंगली उठा सकता था, मेरी बात कर सकता था, मेरे खिलाफ जा सकता था, क्योंकि मेरे साथ ठहरने वाले लोग गिने चुने थे। मुझे मौत से खौफ आता रहा। जिंदगी दोहरी असियत थी। मेरे जिस्म पे आज भी उन इल्ज़ामात के निशानात हैं जो मुझ पे लगे थे, और मुझे आज भी उस शख्स से बेखत खौफ आता है जिससे इल्ज़ाम लगाए थे। मैं उसके सामने जाने के ख्याल से ही मरने लगती हूँ। उसके मुतारिक हाथ ठहर गए और निगाहें उठाकर उसे देखने लगा। गैस मेहदी सीनिया एक तिकोन है, और आप इस बात को भूल नहीं सकते जो भी उससे किया है। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन मैं आपकी हिफाजत करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। वो अपनी बात पे जोर देते हुए बोली। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है यार। यही बात मैं कहूँ तो? वो तू बतू बोली। मोहब्बत में जिन्स की तफरीक नहीं होती। आप मेरा अच्छा सोचेंगे तो मैं भी आपका अच्छा सोचने में मजबूर हूँ। इसमें मेरा इख्तियार नहीं है। मेरी चाय का मग उठाते हुए हंसा। क्या झक मार दी है मैंने? अच्छा हासा स्या था, मुख्तलिफ मुख घूमता था, जिंदगी अच्छी कट रही थी, और फिर मुझे आप मिली सरकार। मेरी जिंदगी 360 डिग्री पे बदल कर रह गई। आप हंसे तो दिन बने, आपका चेहरा टींडे जैसा हो तो मेरी जिंदगी बदमज़ायका। मकई के दानों से भरी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई तो उससे चुपचाप थाम ली, मगर कुछ खाया नहीं। वेट, तुमने अभी अभी मुझसे मोहब्बत का इजहार किया? वो यकदम कुछ याद आने पे बोला। कान बजने लगे हैं सरकार, वो उसी के अंदाज से बोली। नहीं, तुमने अभी अभी कहा कि मोहब्बत में जिन्स की तफरीक नहीं होती। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कम से कम तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आपको इस वक्त अपने होटल जाना चाहिए। मेथी ने तासुब से नफी में गर्दन हिलाई। बीवियां शोहरों से कहती हैं सरताज घर जल्दी आएगा,
और एक तुम हो। उन बीवियों के शौहर आप जैसे नहीं होते। हैंडसम। घर दामाद। ये इल्जाम है फूफो की बेटी। वो पूरा मना गया। मामू के बेटे, अब जो है यही है, गुजारा करें। उससे अपनी चाय की आखिरी घूंट भरे और जाने को उठ खड़ा हुआ। सीनियर ने उसे खड़े होते हुए देखा और उससे अपनी चाय ना जाने क्यों कड़वी लगी थी उससे कह दिया। ये जाने को तैयार भी हो गया। मेरी याद में रात को रोना मत होके। मेरे आंसू तो अभी से नहीं रुक रहे। उससे चेहरा आगे करके दिखाया। मेरी मुस्कुराते हुए झुका और उसे तरफ झुके हुए उसके माथे पे लप रखे, फिर उसके बाल बिगाड़ कर सीधा हुआ। सीने आगे सटपटाते हुए पीछे हुई। उससे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे घर में रहेंगे तो मुझसे 10 फुट के फासले पर रहना होगा। लेकिन मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। वो मुस्कुराया। सीने का दिल जोर से धड़का। उसे नजरअंदाज करते हुए बाहर देखने लगी। बेटी ने कुछ कहने को लब खोले, लेकिन उसी पल फायर की आवाज़ गली में गूंजी। वो दोनों अपनी अपनी जगह साकित हुए। शक के बाद देख रहे 3 फायर हुए। मेदी ने बालकनी से झांक कर देखा तो अफराद जिनके हाथों में झंडे थे, पुलिस से उनके सीने पे गोलियां दे मारी थीं और बाकी 5-6 लोग अब पुलिस से लड़ रहे थे। सीनियर सुन रह गई। उससे हालात बस खराब लगे थे, लेकिन हालात बदतरीन थे। वो इन हालात में उसे बाहर भेज रही थी। मैं जाकर देख आता हूँ क्या हुआ है। वो जाने को मुड़ा जब सीनियर ने उठकर तेजी से उसका आवाज उठामा। वो खौफजदा लगती थी। कुछ नहीं होगा, मैं देख कर आता हूँ, मुझे वैसे भी तो निकलना है। उससे बहलाना चाहा। सीनियर ने उसका आवाज को यूं ही दबोचे रखा। 31 जनवरी की रात एक बार फिर उसके सामने आ गई थी। कम से कम इस जिंदगी में दूसरी बार मेरी गंभीर को नहीं खो सकती थी। हरगिज़ सही। मोहब्बत में मुब्तला इंसान मौजूदा दुनिया से कतई ताल्लुक़ रखता है। उसकी दुनिया, वक्त, मशागिल बदल कर एक इंसान की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। मेरे घर में रहना है तो कुछ उसूल हैं जिन पे अमल करना होगा। लाउंज के सोफे पे नीम दराज सीने का लैपटॉप सीने पे रखे वो कोई फिल्म देख रहा था। लैपटॉप के साथ ही केक की प्लेट रखी थी। सीनिया उससे करीब आई, झुककर उसका लैपटॉप उठाया, फिर केक की प्लेट। अब बैठे बैठे क्यों दौरा पड़ गया तुम्हें? मेरे घर में रहने के कुछ असूल हैं। केक और लैपटॉप मेज पे रखते हुए उससे नोटपैड और पेन उसके सीने पे रखा। अगर आप इन नकात पे अमल नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से जाना होगा। मेरी के लब ओ के अंदाज में गोल हुए और वो सीधा होकर बैठा। कागज पे कई नकात दर्ज थे। नंबर 1, आप मुझसे 6 फुट के फासले पे रहेंगे। 2, मेरे घर में किसी किस्म का फैलावा नहीं करेंगे। गीला तौलिया, जूते, कपड़े सब अपनी अपनी जगह पे रखना होगा। 3, आप घर के काम करेंगे। मेरी ने पूरा कागज पढ़ा और पेन उठाकर आखिर में कुछ लिखा। नोटपैड सीने की तरफ बढ़ाते हुए उससे एक हाथ से लैपटॉप वापस मांगा। सीने ने एक हाथ से उसे लैपटॉप दिया और दूसरे हाथ से मेरी से नोटपैड लिया। मतलूबा सफ़ा खोला और उससे बेख्तियार यहाँ से वहाँ देखना पड़ा। रुखसार थोक उठे। सफ़े के आखिर में 4 अल्फाज सर्च थे। आई लव यू सरकार। सारा दिन जलती उड़ती रहती हो, अब जाओ 2 घंटे ब्लश करती रहो। क्या याद करोगी कैसे रोमांटिक शोहर से पाला पड़ा है? जी ने उससे करीब से उठाई। ये आदमी नहीं सुधर सकता था। ये आदमी उसे चुप करवाने की सलाहियत रखता था। बेशरम आदमी। वो रात देर से सोई थी और सुबह में उसकी आँख किचन से आती आवाज़ों की वजह से खुली। अब उससे पहले जैसी बेखबर नींद नहीं आया करती थी। वो बिस्तर से निकलकर बाथरूम गई, चेहरे पे पानी की छींटे मारकर बाहर किचन की तरफ आई तो मेहंदी को कैबिनेट खंगालते हुए देखा। आपको कुछ चाहिए? उसकी आवाज़ से वो मुड़ा। चेहरा सर्द पड़ा था, आंखें सुर्ख थी, वो नकाहा सा लगता था। मुझे बुखार है, कोई दवाई चाहिए थी। आई एम सॉरी तुम्हें जगा दिया। उसका गला भी बैठा हुआ था। बारिश में भीगने से वो वाकई बीमार हुआ था। सीनिया आगे आई, हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छू कर देखा। वो बुखार में तप रहा था, आंखें सुर्ख हो रही थीं। आप अंदर चल कर लेट जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता और दवाई लाती हूँ। वो बगैर बहस के अंदर चला गया। सारा जिस्म टूटता महसूस हो रहा था। सीनिया ने फ्रिज से ब्रेड निकाली, साथ चाय बनाने के लिए पानी रखा। कैबिनेट से दवाई निकालकर उससे ग्लास में पानी भरकर ट्रे में रखा। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आई तो मेरी ऊंधे मुंह बेड पे गिरा हुआ था। सीनी ने ट्रे साइड टेबल पे रखा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेसुध था। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। वो तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती थी। मेहदी उठे, दवा ले। वो उसके गाल थपथपाने लगी। प्लीज़ उठ जाएं, आपको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। उसे टस से मस सा होते देख उससे तकिए उसकी पुश पे रखे और उसे सीधा करने की कोशिश की। कुछ हिम्मत मेरी ने भी दिखाई कि वो उसे दवा खिलाने में कामयाब हो गई थी। वो अब उसे दवा खिला रही थी।
साथ आंखें भर रही थीं। उसे वो वक्त याद आया जब उसके बाजू के जख्म पूरी तरह खराब हुए थे और करीब कोई नहीं था। उन दिनों वो नईमा को भी झड़क दिया करती थी। उसे दवा खिलाने के बाद वो काफ़ी देर तक उसके सराहने बैठी, उसके सर पे ठंडी पट्टियाँ रखती रही। उसका बुखार कुछ कम हो गया था, लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने तक उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था, मगर नकाहत बढ़ गई थी। बेड की फुर्श से टेक लगाए और वध खुली आंखों से सीनिया को कमरा समेटते हुए दिख रहा था, जिसम में बेतहाशा दर्द था। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना? उसकी आवाज़ फटी हुई थी। सीनिया ने पलटकर उससे नहीं देखा। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैं खुशी से नाच रही थी। बस आप उठे हैं तो ब्रेक लिया है। वो धीरे से हंसा। सीनिया ने रुख मोड़ा। जानबूझकर हंस के दिखा रहा है ताकि प्यारा लगे। ब्रेक खत्म हो गया तो दोबारा शुरू हो जाओ। मुझसे कैसा पड़ता? जब आपको पता था बारिश में निकलकर आपकी ये हालत हो जाएगी, तो किससे कहा था फन्ने हान बनने को? तुम्हारे लिए अपनी तबीयत तो खराब करवा ही सकता हूँ। अच्छा, इधर आकर बैठो, मेरा सर ही दबा दो। उससे अपने करीब सीनिया के लिए जगह बनाई। क्या कहा? गला दबाऊं? उससे पलटकर मेहदी को देखते मासूमियत से पूछा और दोबारा हंस पड़ा। 2.5 साल बाद उसे देखकर वो इतने दिल से हंस रहा था। उससे करीब देखकर जिंदगी से हर शिकवा दूर हो रहा था। सीनी अलमारी के पट बंद कर दी। उस सगाई मेरी टेक छोड़कर नींद दराज हो और वो उससे करीब बैठी उसका सर दबा रही थी, तो उसका हाथ गोद में धरा था। चंद पल वो खामोश रहा। तुम्हारे हाथों में जादू है। उससे आराम आने लगा तो बहुत सुकून से बोला, मुझे भी ऐसा लगता है। फिर गला दबाने के बारे में क्या ख्याल है? मेरी ने उसका गोद में धरा हाथ अपने सीने पर रखा और आंखें मूंद ली। क्यों हर वक्त मिर्चें चबाए रखती हो? कभी तो कोई ऐसी बात करो जिसे सुनकर मेरा मूड अच्छा अच्छा हो जाए। और ऐसा किस सूरत होगा? उसकी कनपटी पे उंगलियों का जोर देते हुए पूछने लगी। वो हल्का सा रहा। जब तुम मुझे वो 3 मैजिकल अल्फाज बोलोगी। सो जाए चुपचाप। वो उठने लगी जब मेरे ने गिरफ्त में लिए हुए हाथ को उंगलियों के दरमियान फंसाया। ऐसे ही वो ठहर कर उसे देखने लगी। मैं सो जाऊं तो चली जाना। इल्तिजाई अंदाज से बोला, फिर उसका हाथ अपनी आंखों पे रखे आंखें मूंदी। सीनिया गहरी सांस लेते हुए उसके पास बैठी रही। कि कैस गंभीर नहीं था जिसे वो धुतकार दी थी, जिसके सामने सख्त और बेतासुर रह ली थी। ये आदमी उसका शौहर था। उन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक था जिसमें दूरी, झगड़ा, बेरूही वक्ती थी। निकाह ने दिल को जिस तरह जोड़ा था, वो दोनों चाहकर भी उस गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो सके। उससे दूर होने पे भी वो उससे करीब आ गई थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का लाजमी जुज़ थे। कुछ देर बाद वो सो गया तो सीने ने लैंप बुझा दिया। उससे करीब बैठे हुए कई लम्हे उसे तकती रही, मोहब्बत से, सादगी से, सताइश और फ़ख्र से। फिर बहुत धीरे से बस इतना कहा, यू आर माई ग्रीन।